नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो ट्रायल का होने वाला है। ट्रायल से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा, ट्रायल आपको सीआरपीसी के अंतर्गत आ जाता है। ट्रायल में आपको आ जाता है सेशन ट्रायल आ जाता है, जो कि सेक्शन 225 से 237 तक के अंतर्गत आ जाता है, तथा वारंट ट्रायल आ जाता है आपको 238 से लेकर 250 तक, तथा आपको समन ट्रायल आ जाता है 251 से लेकर के 259 तक में आ जाता है। मैं संक्षिप्त ट्रायल का एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें केवल सेशन ट्रायल तथा वारंट ट्रायल तथा समन ट्रायल, तीन ट्रायल को मैंने कवर करने वाला हूँ। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पे पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सेशन विचारण में अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख सेशन जज द्वारा तब निर्धारित की जाती है जब अभियुक्त, ऑप्शन नंबर ए, दोषी होने के अभिभाग से इनकार कर देता है, ऑप्शन बी, विचारण किए जाने का दावा करता है, तथा ऑप्शन सी, दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तथा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। तो उपयुक्त सभी सही कैसे है मैं आपको बता दूं। सीआरपीसी के सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या धारा 229 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी कर सकता है। अर्थात सेशन विचारण में अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख जो सेशन द्वारा निर्धारित की जाती है जब अभियुक्त या तो दोषी होने के अभियोग से इनकार कर देता है या फिर विचारण किए जाने का दावा करता है या फिर दोषित होने के अभियोग पर दोषित नहीं किया जाता। ओके, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी चीज़ सही होंगी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, झारखंड पीसीएस जे प्री 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं भी पूछे जा चुके रहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि सम्मान मामले की विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस धाराओं में दी गई? अर्थात सम्मान मामले का जो विचारण होता है जो किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आ जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 260 से लेकर 265 में, ऑप्शन बी, सेक्शन 251 से लेकर 259 में, तथा ऑप्शन सी, धारा 238 से लेकर 250 में, तथा ऑप्शन डी, धारा 266 से लेकर के 271 तक। ओके, मैं आपको बता दूं सेशन ट्रायल किस किस सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो सेशन ट्रायल आ जाता है आपको सेक्शन 225 से लेकर के 237 में आ जाता है। ठीक है, सेशन ट्रायल, जबकि इसमें क्या हुआ है, वारंट नपुर के समन मामले का ट्रायल पूछा गया। ओके, तो समन ट्रायल आ जाता है आपको सेक्शन 251 से लेकर के 259 में आ जाता है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, सेशन ट्रायल जो आता है सीआरपीसी के सेक्शन 225 अर्थात 225 से लेकर के 237 में आता है सेशन ट्रायल, तथा आपको आ जाता है वारंट ट्रायल आता है 238 से लेकर 250 तक, तथा समन ट्रायल जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है समन मामलों का विचारण अर्थात समन ट्रायल आपको किया जाता है सेक्शन 251 से लेकर के 259। ओके, जबकि संक्षिप्त ट्रायल अर्थात समरी ट्रायल आपको होता है सेक्शन 260 से लेकर के 265 में होता है। ओके, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो आप समझ गए सम्मान मामले की विचारण की प्रक्रिया दी गई आपको सीआरपीसी सेक्शन 251 से लेकर के 259 में दी गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किनमें सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान बताया गया? अर्थात सत्र न्यायालय के समक्ष जो विचारण है किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है जो भी बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए 260 से लेकर 265, ऑप्शन बी 238 से 250, ऑप्शन सी सेक्शन 251 से 259, तथा ऑप्शन डी 225 से लेकर के 237। ओके, मैं आपको बता दूं जो आपको सत्र न्यायालय के विचारण है बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक बताया गया, 235 से लेकर के 237 में बताया गया। मैं अभी आपको बताया हूँ 235 से 237 सेशन ट्रायल, जबकि वारंट ट्रायल 238 से 250 तथा समन ट्रायल 251 से लेकर के 259 तक ले, तथा समरी ट्रायल 260 से 265 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, इसमें सेशन ट्रायल था 225 से लेकर 237 में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में सेशन विचारण में सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त को दोष मुक्ति का आदेश निर्णय सुनाए जाने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत करता है? ओके,
अर्थात क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेशन विचारण में सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति का आदेश निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किस सेक्शन के अकॉर्डिंग करता है। ओके, ऑप्शन नंबर धारा 227 में, ऑप्शन डी धारा 233 में, ऑप्शन सी धारा 235 में तथा ऑप्शन डी धारा 232 में। ओके, तो क्या होता है आपको सेक्शन 232 के अनुसार क्या करता है, सत्र विचारण में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा और अभियोजन और बिंदुओं की प्रतिरक्षा सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित कर सकता है। बातें बताई गई आपको सेक्शन 232 के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि ऐसा मामले में जहां अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय योग्य है वहां उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है। ओके, वहां उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है, कोई नहीं। ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, तो ऑप्शन सी क्या है वह मजिस्ट्रेट जिससे मामला सुपुर्द करता है, तो ऑप्शन डी सत्र न्यायालय। ओके, तो कौन कर सकता है, तो सत्र न्यायालय क्या कर सकता है ऐसा मामले में जहां अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होता है वहाँ उन्मोचन का आदेश भी सत्र न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हत्या के मामले में कौन सा न्यायालय में विचारण करता है, अर्थात हत्या से संबंधित जो अपराध होता है उस अपराध का विचारण अर्थात ट्रायल कौन करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी न्यायालय। ओके, मैं आपको बता दूं आपको हत्या से संबंधित जो मामला आता है इसका विचारण किया जाएगा तो केवल और केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। ओके, कौन अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है ये बातें आपको बताई गई है सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में। ओके, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि हत्या के मामले में विचारण सत्र न्यायाधीश द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं यदि आप चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कौन से अपराध का ट्रायल कौन सी कोर्ट द्वारा किया जाएगा तो आपको ये बातें बताई गई है सीआरपीसी सेक्शन सीआरपीसी में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। तो कौन से अपराध कौन से न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है कि उक्त अपराध अनन्यता सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह मामले को विचारने के लिए किसे भेजेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन सी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को तथा ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को। ओके, तो वह किसे भेजेगा मैं आपको बता दूं वो मामला भेजा जाएगा आपको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाएगा। ये बातें मैं खुद से बता नहीं रहा हूँ, बातें बताई गई आपको सीआरपीसी सेक्शन 228 में 228 के पैरा 1 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है उक्त अपराध अनन्यता सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह मामले का विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ओके, भेजिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में यह है कि अगर किसी आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया गया है तो अदालत उसे निम्न में से क्या दर्ज करने की अपेक्षा करेगा। ऑप्शन नंबर ए उसकी प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी उसके वकील, ऑप्शन सी उसका संस्करण तथा ऑप्शन डी उसका बयान। ओके, तो मैं आपको बता दूँ अगर आरोपी सीआरपीसी सेक्शन 232 के तहत बरी नहीं किया गया तो अदालत उसे निम्न में से कौन से दर्ज करने की अपेक्षा करेगा तो उसे अपनी प्रतिरक्षा दर्ज करने की उपेक्षा करेगा। बातें मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 232 में 232 के अनुसार देख लिया जाए। ऐसे संबंध विषय के मामले में अभियोजन का साक्ष्य लेना, अभियुक्त की परीक्षा करना और अभियोजन तथा प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियोजन ने अपराध किया है तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा, परंतु यदि अभियुक्त बरी नहीं किया गया है तो अदालत उसकी प्रतिरक्षा अर्थात डिफेंस दर्ज करने की अपेक्षा करेगा। ओके, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि उन अपराधों के मामलों में जहां आप आरोप का विचारण आवश्यक है
आरोप के विचारण के पश्चात विचारण में क्या विचारण है? ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, अभियुक्त को केवल उन्मोचित अथवा दोषसिद्धि ही ठहराया जा सकता है। ऑप्शन सी, अभियुक्त को केवल दोषसिद्धि ठहराया जा सकता है या दोष मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, अभियुक्त को दोषसिद्धि ठहराया जा सकता है या उन्मोचित अथवा दोष मुक्ति किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उन अपराधों के मामले में जहां आरोपी के विवेचना आवश्यक है, आरोप की विवेचना के पश्चात विचारण में अभियुक्त को केवल दोषी ठहराया जा सकता है या दोष मुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझिए। तो ये बातें कहाँ से बताई गई है आपको? ये बातें आपको बताई गई है CRPC सेक्शन 235 तथा 248 के अकॉर्डिंग आ जाता है। उन अपराधों के मामले में जहां अपराध का विचारण आवश्यक है, आरोप के विवेचन का पश्चात सत्र परीक्षण में अर्थात सेशन ट्रायल में 235 के अंतर्गत या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट के विचारण में धारा 248 के तहत अभियुक्त को मात्र दोषी ठहराया जा सकता है या दोषमुक्त किया जा सकता है। अभियुक्त का उन्मोचन आरोप के विवेचन से पूर्व किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के सब 2 के अनुसार संस्थित मामलों में अपनाई गई विचारण की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, सत्र विचारण। ऑप्शन बी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित वारंट मामले का विचारण। तथा ऑप्शन सी, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण। तथा ऑप्शन डी, सम्मन विचारण। ओके, तो कौन से विचारण अपनाएगा? पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण अपनाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं CRPC के सेक्शन 237 सब क्लॉज 1 के अनुसार यह प्रावधानित है कि धारा 199 के सब क्लॉज 2 के अधीन मामले का संज्ञान करने वाले सत्र न्यायालय मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले के अनुसार किया जाएगा। संहिता की धारा CRPC के सेक्शन 245 से लेकर 250 में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तथा धारा 199 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवक आदि की मानहानि से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में दंड प्रक्रिया संहिता के कौन सी धाराओं में वारंट मामले को विचारण की प्रक्रिया दी गई? अर्थात CRPC के किस सेक्शन में वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया दी गई, कहाँ से कहाँ तक? ओके, ऑप्शन नंबर ए 238 से 250, ऑप्शन बी 251 से 259 तथा ऑप्शन सी सेक्शन 260 से 265 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 225 से 237। ओके, मैं आपको बता दूं CRPC में आपको सम्मान ट्रायल की जो बातें की जा रही हैं, सॉरी वारंट ट्रायल की जो बातें की जा रही है, बातें आ जाती है वो सेक्शन 238 से लेकर के 250 तक में आ जाता है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, CRPC के अकॉर्डिंग सेशन ट्रायल किया जाता है 225 से लेकर 237 तक में, तथा वारंट ट्रायल किया जाता है 238 से लेकर 250 में, तथा समन ट्रायल किया जाता है आपको 251 से लेकर 259 तक, तथा संक्षिप्त ट्रायल अर्थात समरी ट्रायल किया जाता है 260 से लेकर के 265 तक किया जाता है। ओके, जबकि इस क्वेश्चन में था वारंट ट्रायल, वारंट मामलों का विचारण, तो वो किया जाता है आपको 238 से लेकर के 250 के अंतर्गत किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं? किस विचारण? ओके, ऑप्शन नंबर ए सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में, तथा ऑप्शन नंबर बी वारंट मामले के विचारण में, तथा ऑप्शन सी सम्मान मामले के विचारण में, तथा ऑप्शन डी ये सभी। ओके, तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं? मैं आपको बता दूं कि सम्मान मामले के विचारण में क्या होता है, अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है। ओके, सेशन न्यायालय के समक्ष मैं आपको बता दूं, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में CRPC सेक्शन 235 सब क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया है, यदि अभियुक्त दोषित किया जाता है तो न्यायाधीश दंड के प्रश्न अभियुक्त को सुनेगा। इसी प्रकार वारंट मामले के विचारण वाले अध्याय में जो सेक्शन 248 के सब क्लॉज 2 के अधीन आता है के अनुसार जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वहां दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। समान मामलों के विचारण में यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार इस बारे में दंडादेश दे सकता है। ओके, बिना दंड के प्रश्न पर सुने हुए समान मामला। ओके, जो कि आपको आ जाता है सेक्शन 255 के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का, यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो यदि वारंट मामलों के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह क्या करेगा? तो या तो उसे उन्मोचित कर देगा, या फिर उसे दोषमुक्त कर देगा, या फिर उसे दोष सिद्ध कर देगा, या फिर मामलों का पुनः सुनेगा। तो इसमें से कौन सी बातें सही है? तो मैं आपको बता दूं, यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा। ठीक है, बातें मैं खुद से बता नहीं रहा हूँ, बातें बताई गई आपको CRPC सेक्शन 239 के अनुसार। यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेज पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो, ऐसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसे करने के अपने कारण को लेखबद्ध कर लेगा। ओके, अर्थात यदि वारंट मामले के विचार में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह क्या कर सकता है? उसे उन्मोचित कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या क्वेश्चन नंबर 14 में दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC के अकॉर्डिंग एक वारंट मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित किया गया है विचारण प्रारंभ होता है। ओके, जब आरोप निर्धारित किया जाता है तब, या फिर जब अभियुक्त उपस्थित होता है तब, या फिर जब साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है तब, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, अर्थात CRPC का अधीन एक वारंट मामलों में जो पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित किया गया है विचारण प्रारंभ होता है जब आरोप निर्धारित किया जाता है तब प्रारंभ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन नंबर 15 में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 15, वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया सामान्य मामलों के विचारण की प्रक्रिया से निम्न आधार पर भिन्न होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये, सामान्य मामलों में चाहे वह वारंट मामला पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी आधार पर संशोधित हुआ विचारण की प्रक्रिया एक ही है। ऑप्शन बी, सामान्य मामलों में अभियुक्त की धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण आवश्यक नहीं है। तथा ऑप्शन सी, वारंट मामलों में आरोप लगाने के पूर्व अभियोजन के मुख्य साक्ष्यों को गवाह लेकर की जाती है। तथा ऑप्शन डी, सामान्य मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने अथवा छोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ वारंट मामलों के विचारण में तथा सामान्य मामलों के विचारण में कौन सी प्रक्रिया है जो भिन्न है। ओके, तो क्या है, वारंट मामलों में आरोप लगाने के पूर्व अभियोजन के प्रमुख साक्ष्यों की गवाही लेकर की जाती है। ओके, अर्थात वारंट मामलों के विचारण प्रक्रिया तथा सामान्य मामलों के विचारण की प्रक्रिया निम्न आधार पर भिन्न होती है। समझ। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, मैं बातें आपको खुद से बता नहीं रहा हूँ, बातें बताई थी आपको CRPC के सेक्शन 240 के अनुसार वारंट मामलों में आरोप लगाने से पूर्व अभियोजन के साक्षी की परीक्षा की जाती है, जबकि सामान्य मामलों में यथारीति आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि वारंट मामलों का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित किया गया है शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त के खिलाफ आदेश का जारी करने के साथ। ऑप्शन बी, पुलिस रिपोर्ट दायर होने के साथ। तथा ऑप्शन सी, विधिवत आरोप विवेचित करने के बाद। तथा ऑप्शन डी, जब अभियुक्त कोर्ट का सम्मान पाकर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वारंट मामलों का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो शुरू होता है। कब शुरू होता है, तो विधिवत आरोप विवेचित करने के बाद। ओके, मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित मामलों के विचारण की प्रक्रिया जो आपको CRPC सेक्शन 238 से 243 में बताया गया, इसके अंतर्गत आरोप का विचारण का आरंभ होता है। आरोप का विचारण का आरंभ होता है, अर्थात आरोप का जब विवेचन किया जाएगा आप समझ लीजिए आरोप का ट्रायल शुरू हो गया है। ओके, तो पुलिस रिपोर्ट पर विचारण करने तथा सुनवाई का अवसर देने के बाद यदि अभियुक्त को धारा 239 में उन्मोचित नहीं किया जाता है तो उसका विचारण आरोप के विवेचन के साथ शुरू किया जाता है। इसके प्रावधान CRPC सेक्शन 240 में दिया गया है। ओके, समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्वेश्चन नंबर 17 में दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य राजमार्ग पर की गई लूट 14 वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माना से दंडनीय है। इसका विचारण किया जाता है। इसका विचारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेशन न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा तथा ऑप्शन सी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 28 के अंतर्गत तथा ऑप्शन डी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये अपराध आपको विवेचित किया जाएगा, विचारण किया जाएगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम अनुसूची के अनुसार लूट यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है तो अपराध 14 वर्ष के लिए कठिन कारावास में जुर्माना से दंडनीय होगा। इसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ये आपको CRPC के प्रथम अनुसूची में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या क्वेश्चन नंबर 18 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 के अंतर्गत क्या? ऑप्शन नंबर ए दोषसिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन दिया जा सकता है। ऑप्शन बी दोषसिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों गलत है। तो मैं आपको बता दूं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 के अंतर्गत क्या होता है? दोषसिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। तो कैसे नहीं दिया जा सकता है? खुद से तो इसका निश्चय किया नहीं जा सकता है। इसके लिए निश्चय किया जाता है आपको CRPC सेक्शन 248 के सबक्लॉज 2 के अनुसार। जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात ही विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। अर्थात दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्या सत्य नहीं है श्रवण अर्थात सुनवाई दिनांक को यदि परिवादी अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। यदि अपराध क्या? यदि अपराध राजीनामा योग्य है या असंज्ञेय है या आरोप का निर्माण नहीं हुआ है या फिर ऑप्शन डी उक्त प्रावधान परिवार पर संस्थित प्रकरण व पुलिस द्वारा संस्थित दोनों मामलों में लागू होता है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उक्त प्रावधान परिवार पर संस्थित प्रकरण व पुलिस द्वारा संस्थित दोनों में लागू होता है। ओके, जब कार्यवाही परिवार पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिक पूर्वक समन किया जाता है या यह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विवेचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेक अनुसार उन्मोचित कर सकेगा। ये बातें बताएगी सेक्शन 249 में CRPC। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन नंबर 20 में? क्वेश्चन नंबर 20 में है कि विचारण के दौरान तथा आरोप के विचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए उन्मोचित कर सकेगा, ऑप्शन बी मामला अग्रेसित कर सकेगा तथा ऑप्शन सी दोषमुक्त कर सकेगा या फिर ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है दोषमुक्त कर सकेगा तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, तो मैं आपको बता दूं, विचारण के दौरान तथा आरोप के विचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को क्या कर सकता है? उन्मोचित कर सकता है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्या क्वेश्चन नंबर 21 में? क्वेश्चन नंबर 21 में यह है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मुक्त कर देगा यदि परिवादकर्ता सुनवाई के किसी नियत दिन पर उपस्थित न होता हो और आपराधिक कार्यवाही परिवादी पर संस्थित की गई हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए अपराध विधि द्वारा उपशमन होने योग्य होना चाहिए। ऑप्शन बी अपराध असंज्ञेय होना चाहिए तथा ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई एक बात होना आवश्यक है तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई बात आवश्यक नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा यदि परिवादकर्ता सुनवाई किसी नियत दिन पर उपस्थित नहीं होता है और आपराधिक कार्यवाही परिवादी पर संस्थित की गई हो तो उपयुक्त में से कोई एक बात होना आवश्यक है। कोई एक बात हो जाएगा तो यह स्थिति हो जाती है कि उन्मोचित कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है?
22 किसी दंडाधिकारी द्वारा की गई निम्न कार्यवाही में से कौन सी कार्यवाही विधि के प्रावधान के विरुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, उसने एक वारंट प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिया। या फिर ऑप्शन बी, उसने एक सम्मन प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। तथा ऑप्शन सी, उसने एक वारंट प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर भी तुरंत दंडित नहीं किया गया तथा प्रकरण में कार्यवाही जारी रखी। तथा ऑप्शन डी, उसने एक समन प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर भी आगे कार्रवाई जारी रखी। ओके, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 22 में का जो है सही आंसर कौन होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात किसी दंडाधिकारी द्वारा की गई निम्न कार्रवाई में से कौन सी कार्रवाई विधि के प्रावधान के विरुद्ध है? तो उसने एक वारंट प्रकरण में अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया। यह क्या है? यह विधि विरुद्ध है। तो कैसे विधि विरुद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, किसी वारंट मामले में यदि कार्यवाही परिवाद अर्थात कंप्लेन पर संस्थित है तो मामले की सुनवाई के लिए नियत तिथि पर अभियोगी अर्थात परिवादी अनुपस्थित हो और अपराध का यदि विधिपूर्वक सम्मन किया जाता है अथवा वह असंज्ञेय अपराध है तो मजिस्ट्रेट आरोप विवेचन करने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेक अनुसार उन्मोचित कर सकता है। ये बात बताई 249 में। तथा अर्थात दंडाधिकारी द्वारा वारंट मामलों में यदि अपराध विधिपूर्वक समनीय नहीं है अथवा अपराध संज्ञेय है तो आरोप विवेचन के पूर्व अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। तथा आरोप विवेचित हो जाने के पश्चात मात्र अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण दंडाधिकारी द्वारा वारंट प्रकरण का मामला निरस्त किया जाना विधि के प्रावधान के विरुद्ध है। ओके, साथ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसने एक वारंट प्रकरण में अभियोग की अनुपस्थिति के कारण क्या किया है? प्रकरण निरस्त कर दिया। यह क्या है? विधि विरुद्ध है कार्रवाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या है? 23 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों को विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों को विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, विचारण का संचालन लोक अभियोजन द्वारा किया जाना। ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 का अनुपालन करना। तथा ऑप्शन सी, दोषी होने का अभिवचन करना। या फिर ऑप्शन डी, अभियोग का सारांश बताया जाना। ओके, तो मैं आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों को विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है अभियोग का सारांश बताना। ओके, मैं आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों को विचारण की प्रक्रिया बताई गई आपको सीआरपीसी सेक्शन 251 से लेकर के 259 में बताया गया है। ओके, तो मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों को विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है अभियोग का सारांश बताना। ये बातें बताई कि आपको सीआरपीसी सेक्शन 251 में। मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी के सेक्शन 251 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण अभियोग का सारांश बताना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में एक समन मामलों में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि क्या आवश्यक नहीं होगा कि उस अपराध की विशिष्टता बताई जाए जिसका उस पर अभियोग है। ऑप्शन बी, पूछे जाए कि क्या वह दोषी होने का विवाह करता है। फिर ऑप्शन सी, पूछे जाए कि क्या वह प्रतिरक्षा करना चाहता है। फिर ऑप्शन डी, यथारीति आरोप विवेचित किया जाए। ओके, तो क्या होता है? एक समान मामलों में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि यथारीति आरोप विवेचित किया जाए। जैसे जैसे कहा गया वैसे अपराध विवेचित किया जाए। तो कैसे नहीं किया जाए? मैं आपको बतला दूं, सम्मन मामला का जो ट्रायल होता है जो आपको सीआरपीसी सेक्शन 251 से लेकर के 259 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो सेक्शन 251 के अकॉर्डिंग यह बातें कही जाती है कि जब अभियुक्त हाजिर होता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो उसे अभियोग का सारांश बताया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है या प्रतिरक्षा का दावा करता है, किंतु यथारीति आरोप विवेचित करना आवश्यक नहीं होगा। ओके, यथारीति आरोप विवेचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता
एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत आप आरोप का फिर से रिपीट करूँ मैं आपको, एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अध्याय 19 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, या फिर ऑप्शन बी अध्याय 20 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, या फिर ऑप्शन सी अध्याय 21 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी अध्याय 25 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार। ओके, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी के सेक्शन 252 में जो दोषी होने का विभाग और दोष सिद्धि तथा सेक्शन 252 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का प्रावधान है, ये दोनों धाराएं आपको सीआरपीसी के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक आवेदन के अंतर्गत धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत हुआ जो कि स्वीकृत किया गया, तब अभियुक्त को क्या करेगा? तब अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा, या फिर उन्मोचित कर दिया जाएगा, या फिर कि दोष सिद्ध किया जाएगा, या फिर कि दोष मुक्त किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक आवेदन अंतर्गत सीआरपी सेक्शन 257 के प्रस्तुत होता है तो स्वीकृत किया जाता है, तब अभियुक्त को क्या कर सकता है? दोष मुक्त किया जाएगा। ये बात बताई गई है आपको सीआरपीसी सेक्शन 257 के अनुसार। यदि परिवादी किसी मामले में अध्याय 20 के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट के समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त है वहां उन सब में उनमें से किसी एक के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, और तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है दोष मुक्त कर देगा। समझ गए कैसा कर देगा? तो दोष मुक्त कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। संबंध मामलों में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाने से पूर्व किसी भी प्रकरण पर कार्यवाही को रोका जा सकता है। इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के कौन से सेक्शन में दिया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर है धारा 258 पर किया गया है 258 में, या फिर ऑप्शन सी बी सेक्शन 257 में, या फिर ऑप्शन सी सेक्शन 259 में, तो ऑप्शन डी सेक्शन 209 में। ओके, तो मैं आपको बता दूं, संबंध मामलों में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी प्रकरण पर कार्रवाई को रोक सकता है। ये बात बताया कि आपको सीआरपीसी सेक्शन 258 में बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 258 के अनुसार बताया गया है कि मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय प्रकरण पर कार्यवाही को रोक सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? क्या धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति उस अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है अथवा नहीं? ओके, तो ऑप्शन ए नहीं, उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन बी हाँ, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। ऑप्शन सी नहीं, क्योंकि दोहरे दंड का सिद्धांत लागू होगा। ऑप्शन डी हाँ, राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकता है। तो मैं आपको बतला दूं, सीआरपीसी सेक्शन 258 के अकॉर्डिंग उन्मोचित किए गए व्यक्ति उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किए जा सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाँ, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। ये बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी सेक्शन 258 में। इसके अंतर्गत उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उस अपराध के लिए पुनः विचारण तब किया जा सकता है जब उन्मोचित करने वाला न्यायालय अनुमति दे देगा तब। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या क्वेश्चन नंबर 29 में? न्याय हेतु में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह संबंध मामलों का विचारण वारंट मामलों की तरह कर सकता है। इसमें उस मामलों के अंतर्गत जिस अपराध का विचारण हो रहा हो वह दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह से अधिक के कारावास से, ऑप्शन बी 4 माह के अधिक कारावास से, ऑप्शन सी 1 वर्ष से अधिक के कारावास से, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, मैं आपको बता दूं, 6 माह से अधिक के कारावास से जो अपराध दंडनीय नहीं होता है मैक्सिमम, तो मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति होता है कि वह संबंध मामले के विचारण को वारंट मामले के तहत कर सकता है। ओके, तो ये बातें मैं खुद से बता नहीं रहा हूँ, ये बातें बताएगी आपको सीआरपीसी के सेक्शन 259 के अनुसार।
जब किसी ऐसे मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, मजिस्ट्रेट को यदि यह प्रतीत होता है कि यह न्याय हित में मामले का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो वह मामले को इस प्रक्रिया के अनुसार सुन सकता है और परीक्षित साक्षी को पुनः बुला सकता है। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात 6 माह से अधिक के कारावास से। तो मैं आपको बता दूँ, यदि आपने मेरे साथ इतना समय साझा किया है इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपको समरी ट्रायल से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ होगा इसको कवर किया जाने वाला है। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।